हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संघ के स्वरूप के बारे में कि क्या भारतीय संघ सच्चा संघ है। इससे पूर्व के वीडियोस में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, उसमें हम भारतीय संघीय व्यवस्था के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी कि इसमें शुरुआती जो परिचयात्मक चर्चा थी वो थी, और दूसरे पार्ट में भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षणों के बारे में चर्चा की गई थी, और साथ ही शक्तिशाली केंद्र की जो स्थापना की गई थी उसके जो प्रमुख प्रावधान थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके पार्ट 1 और 2 के बारे में जिन्होंने नहीं देखा है इस पार्ट को, इन दोनों पार्ट के जो लिंक है वो इस पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दिया गया है। तो कृपया पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखें ताकि सिलसिलेवार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम संघवाद के बारे में समझ सकें। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि भारतीय संघवाद के बारे में जो चर्चा की जाती है इसके एकात्मक लक्षणों के कारण, और केंद्र को जो शक्तियाँ विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उनके कारण ये कहा गया है कि भारतीय संघ जो है एकात्मकता की ओर उन्मुख है, और इसीलिए कई संविधान विशेषज्ञों में भी एक गंभीर विवाद का विषय बन गया है। कई विचारकों ने तो भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक कहा है, कईयों ने एकात्मकता की ओर उन्मुख संघात्मक व्यवस्था कहा है, और कईयों ने तो इसको पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था भी बताया है। तो आइए चलते हैं इसकी विशिष्टताओं के आधार पर, जो कि हमने 1 नंबर के वीडियो में और 2 पार्ट 2 में हमने इसके बारे में देखा था कि क्या विशिष्टताएं हैं इसकी संघात्मक और एकात्मक लक्षणों वाली। उन्हीं के आधार पर हम इसका एक मूल्यांकन करेंगे कि ये जो विवाद उठ खड़ा हुआ है संविधान विशेषज्ञों के बीच में कि भारतीय संघीय व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या ये वास्तव में एक सच्चे संघ का प्रतिनिधित्व करता है। इसी बात को लेकर के आइए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने सबसे प्रमुख प्रश्न यही था कि संविधान का स्वरूप एकात्मक किया जाए या संघात्मक, और इस प्रश्न पर हमारे संविधान विशेषज्ञों ने बिल्कुल दूरदर्शितापूर्ण तरीके से मध्यम मार्ग अपनाया। हमारा संविधान मूल रूप से संघात्मक है, लेकिन इसके अंतरंग में कुछ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है जो कि विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अपनाए गए हैं। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और संविधान में जहाँ कुछ संघवाद के मान्य लक्षण पाए जाते हैं वहाँ एकात्मक राज्य के भी लक्षण कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। संविधान निर्माताओं की मंशा भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करना था, लेकिन संविधान में कहीं भी संघ यानी कि फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर राज्यों के संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन शब्दों का स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि इसका मतलब यह है कि भारत एक ऐसा राज्य है जो संघ राज्य है, लेकिन ये किसी राज्य जो इसकी इकाइयां हैं इनके आपसी समझौते का परिणाम ये नहीं है, न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। तो राज्यों का संघ कहने का मतलब यही है कि न तो ये इकाइयों के बीच में यानी जो विभिन्न राज्य हैं इनके बीच में हुए आपसी समझौते का ये परिणाम नहीं है, और न ही किसी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार है। तो एक तरह से ये भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले शब्द हैं राज्यों का संघ। अब इसमें देखते हैं कि भारतीय संघ के स्वरूप को लेकर के जो विवादास्पद विषय हैं वो किन बातों को लेकर के उठे हैं, किन विचारकों ने, किन संविधान विशेषज्ञों ने कौन कौन से वक्तव्य इसके बारे में दिए हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि बड़े प्रश्न जो विश्वविद्यालय परीक्षा हैं उनके लिए भी, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हमारे संविधान के बारे में या संघात्मक व्यवस्था के बारे में किस विचारक ने क्या विचार रखे हैं, उनके क्या वक्तव्य हैं। तो कथन और विचारक के नाम के रूप में ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संविधान शास्त्रियों में एक गंभीर विवाद का विषय है, क्योंकि इसमें कुछ एकात्मक विशेषताओं का भी समावेश किया गया है, साथ ही सशक्त केंद्र की स्थापना इसमें की गई है। तो ये विवाद का विषय है कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन स्थापित करता है अथवा एकात्मक शासन। इसके बारे में एक प्रसिद्ध विचारक है केसी वियर, जो भारतीय संविधान के प्रमुख अध्येता रहे हैं। इनका विचार है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक
अधिक है। इसके साथ ही केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहा है। D.N. बनर्जी, इनका विचार है कि भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है किंतु उसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। प्रमुख संविधान विशेषज्ञ D.D. बसु का विचार है कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह से एकात्मक है और न ही पूरी तरह से संघात्मक, बल्कि ये दोनों का सम्मिश्रण है। G.N. जोशी के अनुसार भारत संघ राज्य नहीं अपितु अर्धसंघ है और उसमें कतिपय एकात्मकता के भी लक्षण हैं। प्रोफेसर सूद के अनुसार कि यद्यपि भारत एक संघ है तथापि उसका विधान कई दृष्टियों से सच्चे संघ के स्वरूप से भिन्नता रखता है। दूसरी ओर प्रोफेसर एलेक्जेंड्रोविच के अनुसार भारत एक सच्चा संघ है तथापि अन्य संघों की भांति इनकी अपनी कुछ निराली विशेषताएं हैं। भारत को अर्धसंघात्मक कहना गलत है। नॉर्मन डी पामर के अनुसार भारतीय गणतंत्र एक संघ है तथा उसकी अपनी विशेषताएं हैं जिन्होंने संघीय स्वरूप को अपने ढंग से ढाला है। प्रोफेसर M.V. पायली का विचार है कि भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। भारतीय संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप का विचार है कि संविधान दोहरे शासन तंत्र की स्थापना करता है। सरकारों की दो श्रेणियां हैं, संघ की सरकार और उसकी इकाइयों की राज्य सरकारें। संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण किया है। संघवाद के इन बहिरंग लक्षणों के बावजूद भारतीय संविधान का प्रधान स्वर एकात्मकता का है। H.V. पाटस्कर के अनुसार हमने संघ के ढांचे को बनाए रखा, उसकी अंतर वस्तु में परिवर्तन कर दिया। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि ये एक संघीय संविधान है क्योंकि ये दोहरे शासन तंत्र की स्थापना करता है जिसमें केंद्र में संघीय सरकार और उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है। तो इस तरह से भारतीय संविधान का स्वरूप संविधान विशेषज्ञों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। संविधान अंगीकृत हो जाने के बाद भी ये विवाद समाप्त नहीं हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं का ध्येय कोई मौलिक संविधान बनाना नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे व्यावहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे जो कि लंबे समय तक टिक सके और एक इस तरह का लचीलापन हो कि इसकी संघीय जो संघवाद है इसमें एक गतिशीलता मिलती रहे। इसी कारण उन्होंने प्रचलित संघीय संविधानों से केवल ऐसे तत्वों को लिया जिन्हें उन्होंने अपने लिए उपयोगी समझा। तो इस तरह से विभिन्न विचारकों के बीच में कई सारे आक्षेप भारतीय संघ पर लगाए गए हैं। कुछ विचारक हैं जो भारत को संघीय व्यवस्था पूर्ण रूप से संघीय मानते हैं, कुछ अर्ध संघीय मानते हैं और कुछ विचारकों का मत है कि ये एकात्मक लक्षणों वाला संविधान है। इसके साथ ही अब हम चर्चा करें कि क्या भारतीय संघ को सच्चा संघ कहना उचित है क्या, क्योंकि हमने सारी विशेषताएं जान ली है, एकात्मक लक्षण कौन से हैं, संघात्मक लक्षण कौन से हैं, तो इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि भारत का संघ एक सच्चा संघ है। क्योंकि भारतीय संविधान में संघीय शासन के सभी लक्षण मिलते हैं, फिर भी अनेक दृष्टियों से ये एकीकृत व्यवस्था की भी स्थापना करता है। डॉक्टर कृष्ण मुखर्जी ने तो भारतीय संविधान को असंघीय और एकात्मक भी कह डाला। डॉक्टर सुभाष कश्यप का भी मत है कि वस्तुतः भारतीय संविधान में एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र का निर्माण इसने किया है। तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी भारतीय संविधान को एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करने वाला संविधान नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षणों का समावेश कर संघात्मक प्रणाली की कुछ कमियों को ही दूर करने का प्रयास किया गया है। यानी कि संघात्मक प्रणाली में भी कुछ कमियां और दोष परिलक्षित होते हैं और उन दोषों को हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार दूर करने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो विघटनकारी प्रवृत्तियां थी हमारे देश में, आज़ादी के समय ही हमने भारत विभाजन को झेला है। उसके बाद कई राज्यों में भारत से अलग होने की मुहिम चली, कई उग्रवादी आंदोलन चले, जिनके कारण इन विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकना जरूरी था। उन्होंने संविधान निर्माताओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे संविधान के अंतर्गत ही भारत की एकता का प्रबंधन कर लें। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी, तो अशोक चंदा ने अपनी पुस्तक फेडरलिज्म इन इंडिया में लिखा है कि अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कह तो दिया किंतु उसका तात्पर्य समझाने की कोशिश नहीं की। संविधान या तो संघीय होता है या फिर एकात्मक। तो कहने का मतलब है ग्रेनविल ऑस्टिन और अशोक चंदा जैसे विचारक ये सोचते हैं कि भारतीय संघ
एक पूर्ण संघ व्यवस्था है जिसमें परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय एकता को प्रबंधित करने के लिए कुछ एकात्मक लक्षण इसमें डाल दिए गए हैं। प्रोफेसर एम.वी. पायली ने लिखा है कि मूल तथ्य ये है कि भारत का शासन एक सरकार द्वारा नहीं अपितु 29 सरकारों यानी कि 29 राज्य सरकारों के द्वारा इसका शासन होता है। शासन में इस प्रकार की हिस्सेदारी, एक तो संघ की सरकार और साथ में 29 राज्य, यानी ये टोटल 30 जो सरकारें हैं उनके द्वारा भारत का शासन प्रबंधित होता है और ऐसी हिस्सेदारी एक संघीय व्यवस्था में ही संभव है। तो प्रोफेसर एम.वी. पायली के विचारों से हम सहमत होते हुए कह सकते हैं कि भारत एक पूर्ण और सच्चा संघ है। भारत में राज्यों के हाथ में देश के शासन का बहुत बड़ा भाग है। हालांकि उन्हें आर्थिक साधनों के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है और विकास कार्यों का संयोजन भी केंद्र करता है, फिर भी राज्यों में अपने अधिकारों पर जोर देने की प्रवृत्ति है और देश के शासन में भी ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। भारत में सरकारी नीतियों और विकास कार्यक्रमों को अमल में लाने का काम राज्य सरकार और उसके नीचे के अधिकारियों द्वारा ही होता है। राज्य सरकारें अक्सर केंद्र पर दबाव डालती है कि और उससे अपनी बात मनवाने में सफल भी रहती है। केंद्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में भी राज्य कई बार अपने अधिकारों की अपना कार्य करते हैं। दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध भी राज्यों ने स्थापित किए हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के शक्तिशाली मुख्यमंत्री डॉक्टर बी.सी. राय ने एक विदेशी फर्म के साथ अपने राज्य की ओर से व्यापार समझौता किया था। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि विदेशों से कई प्रकार की संधि और समझौते किए जाते हैं, उसमें राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। बांग्लादेश के साथ में हमने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया, सीमाओं को लेकर के सीमा समझौता जो किया, उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य सरकारें केवल केंद्र सरकार की कठपुतलियां नहीं है, उनको महत्वपूर्ण भूमिका वास्तव में प्रदान की गई है, जो कि एक सच्चे संघ का प्रतिनिधित्व करता है। पॉल एपलबी का मत है कि भारत की शासन प्रणाली ऐसी है जिसमें प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकारें करती हैं और योजना की क्रियान्विति के लिए केंद्र को इन्हीं राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि सभी राज्यों में ऐसी शासन व्यवस्था कायम की गई जैसी उन देशों के लिए जरूरी थी। यदि भारत ने इन देशों की संघात्मक संविधानों की नकल नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में संघात्मक शासन है ही नहीं। हर देश की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। भारत की परिस्थितियों के लिए ये जरूरी था कि हमारे देश में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की जाए। इसलिए ये कहना गलत होगा कि भारतीय संविधान मूलतः एकात्मक है और उसमें संघात्मक तत्व गौण रूप से मिलते हैं। भारत का संविधान संघात्मक है क्योंकि उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है और संविधान में संशोधन के बिना केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के इस बंटवारे को किसी भी प्रकार से संशोधित नहीं किया जा सकता और यही संघवाद की मूल आत्मा है जो भारतीय व्यवस्था में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक सच्चा संघ है। अब देखते हैं कि संविधान में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की स्थापना क्यों की गई है, क्योंकि हम जानते हैं इसके संघात्मक लक्षणों के साथ साथ जो एकात्मक लक्षण हमने पढ़े उससे ये दृष्टिगोचर होता है कि संविधान निर्माताओं की मंशा संघात्मक शासन के साथ साथ केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करने की दिशा में वो लोग अग्रसर थे। उस दिशा में उन्होंने अधिक सोचा क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। तो सबसे पहले इसका कारण हम देखते हैं कि शक्तिशाली केंद्र भारत की एकता का परिचायक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में सदा एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना रही। 1935 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में एक संघात्मक शासन की शुरुआत कर दी, तो भी उन्होंने प्रांतों को केंद्र के कड़े नियंत्रण में रखा था। इसीलिए लगभग 100 वर्ष का इतिहास एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन का इतिहास था। इसीलिए संविधान निर्माताओं के लिए एक स्वाभाविक भी था कि केंद्र को शक्तिशाली रखें। दूसरा, स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान भारतवासियों में एक अद्भुत एकता की भावना विकसित हो गई थी। गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास और गंगा जमुना के प्रदेश में रहने वाले लोग सभी अपने को भाई भाई मानने लग गए थे। इसीलिए संविधान सभा के सामने जब केंद्र को शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव आया तो सदस्यों ने उसका विरोध नहीं किया। दूसरा कारण है इसका शक्तिशाली केंद्र भारत की एकता को बनाए रखने का साधन है। शक्तिशाली केंद्र न केवल ये दर्शाता है कि सारा भारत एक है, अपितु वह इस एकता की रक्षा भी करता है। जिन दिनों संविधान का निर्माण हो रहा था देश में कुछ भागों में सांप्रदायिक दंगे फसाद चल रहे थे। इसके अतिरिक्त हैदराबाद
जैसे प्रांतों में अलग होने की और सशस्त्र बगावत की आशंका भी थी। संविधान सभा के सदस्य ये जानते थे कि सांप्रदायिक, धार्मिक और जातीय और प्रादेशिक झगड़ों को समाप्त करने और देश की स्वतंत्रता को स्थिर रखने के लिए केंद्र को विशिष्ट शक्तियां देना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने केंद्र को शक्तिशाली बनाया। तीसरा कारण है, समूचे भारत की उन्नति का सवाल हमारे संविधान निर्माताओं के सामने था। देश के लाखों गांवों की उन्नति का प्रश्न था, औद्योगिक विकास की समस्या थी, कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई योजनाओं के प्रसार की आवश्यकता थी। इन सब योजनाओं की सफलता के लिए जरूरी समझा गया कि सारे भारत को एक इकाई मान करके एक बार चला जाए, एक इकाई के रूप में देख करके सोचा जाए। संविधान सभा के सदस्य ये जानते थे कि जब तक केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा तब तक भारत का न तो आर्थिक विकास संभव है और न ही पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता की कोई आशा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने शक्तिशाली केंद्रीय शासन की स्थापना की। हालांकि उनका मूल मंतव्य एक संघात्मक शासन की स्थापना करने की थी। तो इस तरह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की स्थापना की, साथ ही संघात्मक शासन व्यवस्था इसके मूल में थी। तो एक तरह से एक अनूठा सम्मिश्रण अपना करके भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संघात्मक व्यवस्था की स्थापना भारतीय संविधान निर्माताओं ने करने का प्रयास किया। समग्र रूप से हम मूल्यांकन करें तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था का में दोनों ही तरह की बातें हमने देखी कि कुछ विचारक हैं जो इसको संघात्मक मानते हैं और कुछ विचारक इसको संघात्मक नहीं मानते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह का एक परंपरागत संघीय व्यवस्था नहीं है। इसमें एकात्मक और कुछ गैर संघीय व्यवस्थाएं भी है। जैसे कि हमने देखा, केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन अधिक किया गया है। ये संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है और चुनौतियां कई प्रकार से मिली भी, जैसा कि हमने चर्चा की थी शुरुआत में। जैसे कि कैसी वियर ने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, वो इसी आधार पर कहा गया था। लेकिन कई अन्य राजनीति शास्त्री हैं जो इस मत से सहमत नहीं हैं। पॉल एप्पल भी कहते हैं कि ये पूरी तरह संघीय है। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि ये सहमति वाला संघ है। तो आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय है, राष्ट्रीय एकता और तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ। तो ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि यह सरकारी संघ की व्यवस्था है। हालांकि भारत में संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया गया है। ये एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास विशेषताओं को पूरा करता है। तो इस तरह से भारतीय संघ में जो एकात्मक लक्षण है वो इसकी संघात्मकता की कोई हानि नहीं करते, बल्कि इस संघ को विलक्षण संघ बनाते हैं। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी की दोहरी राज पद्धति। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, न ही राज्य संघ की एजेंसियां हैं। संघ एवं राज्य दोनों को संविधान के द्वारा बनाया गया है। दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, तथापि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। केंद्रीयकरण की आलोचना का जवाब देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये एक गंभीर शिकायत आई है कि बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण किया गया है। ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि इसको गलत समझा गया है। केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में संबंधों के समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संघीयता का मूल सिद्धांत ही यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। विधायी और कार्यपालिका के मामलों में केंद्र और राज्य समान है। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोन्मुखी है। इसलिए ये कहना अनुचित है कि राज्य केंद्रों के अधीन कार्य करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान की सीमाओं के अंतर्गत काम करते हैं। बम्बई मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय इसकी मूल विशेषता है। यह महसूस किया गया कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य केंद्र पर निर्भर हैं। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है। ये केंद्र के उपग्रह या एजेंट मात्र
नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है। ये तथ्य कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा या सुप्रीम होगा, संविधान की के आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता, ये अपवाद है, क्योंकि आपातकाल अपवादिक स्थिति है और ये अपवाद नियम नहीं हो सकते सर्वकालिक। ये कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र नहीं बल्कि एक नियम है जो इसकी मूल आत्मा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था है, कुछ एकात्मक लक्षणों को अपने में समेटे हुए विलक्षण लक्षणों वाली संघीय व्यवस्था जो पूरी तरह से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। अब इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंध, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध आते हैं। इनका एक एक करके हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए अगले पार्ट की प्रतीक्षा में।